वेलकम टू द शर्मा कॉमर्स एकेडमी। बेटा आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बी बुक का फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। मोस्टली बच्चे सीधा रेशियो कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टार्ट करते हैं, बट मैं उनको सभी बच्चों को ये कहूँगा कि सीधा ना स्टार्ट करके पहले फॉर्मेट्स को बैलेंस शीट का फॉर्मेट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट का फॉर्मेट समझ लें। इसकी सब आइटम्स, मेजर आइटम ये पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा भी जाता है और ये फॉर्मेट हमें काम भी आता है एनालिसिस की बुक के अंदर आने वाले चैप्टरों में। सो स्टार्ट करता हूँ। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फर्स्ट चैप्टर ऑफ द बी बुक। परफॉर्मा ऑफ द बैलेंस शीट हम देखने जा रहे हैं, आपके सामने स्क्रीन में है, जिसके अंदर नेम ऑफ द कंपनी, जिस कंपनी का बना रहे हो उसका नाम क्वेश्चन में दिया होता है, वो लिखना बेटा आप लोगों ने। मान लो ABC कंपनी, यहाँ पे उसको आपने पूरा मेंशन करना है। उसके बाद बैलेंस शीट की डेट, मान लो आपको दे रखी है 31 मार्च 2023 का, तो वो लिखना है आपने। अब क्वेश्चन के अंदर कई बार अमाउंट ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पे मेंशन कर देते हैं 000, लेट बी इन फिगर में देते हैं। पर्टिकुलर्स नोट नंबर, जो वर्किंग नोट बनेगा उसका नंबर देंगे। मान लो शेयर कैपिटल का आपने वर्किंग नोट बनाया है, तो यहाँ पे वर्किंग नोट नंबर 1 या A जो भी आपने देना है उसका नंबर आ जाएगा। फिगर्स एट द एंड ऑफ द करंट रिपोर्टिंग पीरियड, फिगर्स एट द एंड ऑफ द प्रीवियस रिपोर्टिंग पीरियड, जो कि मोस्टली बच्चे ये नहीं बनाते। बना दोगे तो भी कोई गल ठीक है, नहीं बनाओगे तो भी ठीक है बेटा। अगर फिगर दे रखी है फिर बनाना आपके लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है बेटा, यहाँ पे मेंशन करना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन के अंदर डिफरेंट वे में पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है नेम द इक्विटी एंड द लायबिलिटीज हेड ओनली, मेजर हेड्स। तो मेजर हेड बेटा जो 1 2 3 4 लिखा, ये मेजर हेड्स है बेटा, जिसमें सबसे पहला आ गया शेयर होल्डर्स फंड, दूसरा आ गया शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तीसरा नॉन करंट लायबिलिटीज़, फिर करंट लायबिलिटी। मेजर 4 हेड्स हैं। और अगर सब हेड्स पूछे जाते हैं तो बेटा इनके शेयर होल्डर्स के सब हेड्स हैं 3 हैं। शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। क्या होता है इनके ऊपर आगे डिटेल में बात करेंगे, विद एग्जांपल बात करेंगे। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। अब आता है नॉन करंट लायबिलिटीज़। नॉन करंट लायबिलिटीज़ जैसे आपने +1 में पढ़ा कि मोर देन 12 ईयर्स जब बाद जो पेमेंट करनी होती है आपके लिए, जो लायबिलिटी अराइज हो रही है उसको हम नॉन करंट लायबिलिटी कहते हैं। और +2 के अंदर एक वर्ड आया होता है ऑपरेटिंग साइकिल के बाद जो लायबिलिटीज़ अराइज होती है वो नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंदर अराइज होती है। इसकी 4 डेफिनेशंस जो 4 पार्ट्स हैं जो डेफिनेशन की करंट लायबिलिटी के दे रखे हैं, उसके बाद जो आते हैं वो लायबिलिटी पे होती है, वो नॉन करंट लायबिलिटी होती है। तो करंट लायबिलिटी अगर डेफिनेशन समझ आ गई तो नॉन करंट लायबिलिटी बाकी सारी नॉन करंट लायबिलिटी बन जाती है बेटा। तो जिसमें लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज नेट, जो कि वैल्यूएशन के पार्ट नहीं है, तो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ये 4 सब पार्ट्स हैं। और इसके भी 4 सब पार्ट्स हैं करंट लायबिलिटी के। यहाँ पे बेटा ध्यान से देखो, लॉन्ग टर्म बोरिंग है तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म बोरिंग है। यहाँ एक बार रुक जाइए, बी पॉइंट को छोड़ दीजिए। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अदर शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। तो ये बेटा आपके हेड्स बन जाएंगे। मेनली फ़र्क कहाँ पे बी का है, वहाँ पे बी में क्या लिखा है आपने, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी, यहाँ पे ट्रेड पेबल्स है। ठीक है। अगर आप लोगों को बेटा इसको याद करना है तो याद करने का तरीका क्या है, इसके 4 सब हेड्स हैं, 4 आपके क्या हैं, मेजर हेड्स हैं। और पहले में सब हेड्स कितने हैं, 3 हैं। दूसरे में सब हेड कितने हैं, 0 है, कोई सब हेड नहीं है। चौथे में सब हेड्स कितने हैं, 4 हैं। फिर सब हेड्स कितने हैं, 4 हैं। तो एक प्रकार का एक मोबाइल नंबर आपकी तरह याद रख सकते, 43044। दिस इज़ द कोड विच यू यूज्ड टू रिमेंबर द बैलेंस शीट। तो पेपर में अगर बेटा लायबिलिटी साइड ही पूछी है, अब आपने देखना है लायबिलिटी साइड पूछी है तो यहाँ तक टोटल तक आपने लायबिलिटी साइड को ही प्रेजेंट करके आना पेपर में, यहाँ तक उसका टोटल कर देना बेटा। ठीक है। और अगर वर्किंग नोट पूछा है तो वर्किंग नोट मान लो ज़्यादातर पूछते हैं शेयर कैपिटल का पूछते हैं 1,
इसका आ जाएगा रिजर्व एंड सरप्लस का 2, तो आगे इनका अमाउंट आ जाएगी बेटा यहाँ पे, जितनी भी आपकी अमाउंट आती है उसको आप यहाँ पे मेंशन कर दोगे बेटा, ठीक है। ये आपका बन जाएगा बेटा इसके अंदर लायबिलिटी साइड का हेजर हेड। उसके बाद हमारे पास आ जाता है, इनकी ब्रीफ पॉइंट से बात करते हैं अपन। आइटम पेयरिंग अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर शेयर होल्डर्स फंड में क्या कहता है, शेयर कैपिटल। अंडर द हेड शेयर कैपिटल सम ऑफ द इम्पोर्टेंट आइटम्स टू बी शोन एज अंडर, आपने कितने शेयर्स किए हैं आपने इशू, ऑथराइज कितने हैं, सब्सक्राइब इशूड कितने हैं, सब्सक्राइब कितने हैं, फुली पेड अप, पार्शली पेड अप, ठीक है। सारा कुछ आपको डिस्क्रिप्शन में देना पड़ेगा, आपको दिखाना पड़ेगा। एग्रीगेट नंबर ऑफ शेयर्स विच क्लास, इक्विटी शेयर्स कितने हैं, प्रेफरेंस शेयर्स कितने हैं, उनकी कैटेगरी आपको दिखानी पड़ेगी। कॉल कितनी कर चुके हो, कॉल में कॉल इन एरियर कितना है, शेयर फॉरफिट अमाउंट कितनी है, ये आपको अलग से दिखाना पड़ता है बेटा इसके अंदर। ये वर्किंग नोट नंबर बनेगा 1। इसके ऊपर मैं अभी थोड़ा सा एक क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ, पहले आप ये कंटेंट समझ लीजिए, फिर इसके ऊपर आप बात करते हैं वर्किंग का क्वेश्चन कैसे आता है। रिजर्व एंड सरप्लस में बेटा पेपर में आया था नेम फॉर रिजर्व्स एंड सरप्लस। देखिए रिजर्व अलग है, सरप्लस अलग चाहिए। रिजर्व में कैपिटल रिजर्व आ गया, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आ गया, ठीक है। रिजर्व जैसे आप, मैंने आपको पहले बताया था, जैसे एप्रोवेशन के अंदर आप जो प्रॉफिट बच जाता है वो प्रॉफिट में कुछ हिस्सा आप रिजर्व में निकाल देते हो। अगर कैपिटल नेचर का है तो कैपिटल रिजर्व जैसे एसेट बेच के जो कमाया आपने, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व जो शेयर्स को इशू करते हो आप लोग, वहाँ से रिजर्व क्रिएट करते हो। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व क्रिएट किए जाते हैं। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व चैप्टर डिबेंचर में आपने किया है बेटा। रिवैल्यूएशन रिजर्व एसेट्स और लायबिलिटी को जो रिवैल्यूएट करते हो वहाँ से जो रिजर्व क्रिएट होते हैं। शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग काउंट, ये आपने शेयर्स काउंट में पढ़ा बेटा। तो ये पेपर में जैसे 4 या नाम पूछ ले जाते हैं, तो आपको ये 4 नाम याद कर लेने बेटा। उसके बाद अदर रिजर्व में जैसे जन रिजर्व, टैक्स रिजर्व, सब्सिडी रिजर्व, अमलगमेशन रिजर्व, सरप्लस दैट इज द प्रॉफिट दैट इज अवेलेबल इन द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस काउंट, उसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सरप्लस। और अगर नेगेटिव में आ गया तो बेटा इसको अब डेफिसिट वर्ड तो यूज़ नहीं करना, फिर आपने से इसको ब्रैकेट में यूज़ कर देना है कि ये जो आया है आपके पास, मान लो यहाँ पे अगर आपका ये आंसर नेगेटिव में आया था तो यहाँ पे आप नेगेटिव ब्रैकेट में शो कर दोगे वर्किंग नोट में। और नेट वैल्यू प्लस माइनस जो आएगी आपकी वो बैलेंस शीट में शो होगी यहाँ पे, जैसे आपका सबसे पहले उसको किया पा। ये देखिए बेटा, ये इसमें शो हो जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर जितनी अमाउंट आ गई। मान लो अगर आपकी आ गई 50,000 रुपये पॉजिटिव तो 50,000 पॉजिटिव, ठीक है। और अगर पिछले साल की आपके 30,000 पड़े तो 30,000। और जैसे कैश फ्लो के अंदर आप यूज़ करते हैं कि ये अमाउंट डिफरेंस ऑफ दोनों का, 30,000 लास्ट ईयर था, इस साल 50,000 है, तो इस साल का प्रॉफिट कितना और 20,000 इज द करंट ईयर प्रॉफिट, तो ये हमें वहाँ भी यूज़ होता है। तो इसीलिए सबसे पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है इसके रिलेटेड। उसके कैन बी द final balance of the statement of profit loss show the debit balance of the same should be shown on the deducted from the total of the reserve। वो आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया, ब्रैकेट में डाल के उसको डिडक्ट कर दोगे तो नेट वैल्यू शो की जाएगी। इसके क्वेश्चन आप आगे करेंगे बेटा। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट, शेयर वारंट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स द होल्डर द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर्स। A disclosure of the money received against the share warrant is to be made since shares are yet to be allotted against the share warrant. These are not shown as part of the share capital but is shown as the separate line item। जैसे मैं एग्जांपल दे दूं बेटा, मान लो आपने कुछ पैसे आपके जमा हैं कंपनी के पास, और मान लो 20,000 आपका जमा है, किसी आपने कुछ चीज़ दी थी कंपनी का, कंसिडरेशन कोई आपकी पड़ी है कंपनी के पास, तो कंपनी कहती है कि आपको हम बाद में शेयर इशू कर देंगे प्रिस्क्राइब रेट और प्रिस्क्राइब डेट को। तो आपने कहा व्हाट्स द you can say how we can say that this you will provide us in such a way। तो कंपनी आपको क्या इशू कर देती है, एक प्रकार का एक वारंट की जारी कर देती है, एक दस्तावेज जारी कर देती है, उस पर कंपनी की सील होती है। उस कंपनी की जो दस्तावेज जारी किया कंपनी ने अपनी सील के अंडर, दैट इज शेयर वारंट। अभी आपको शेयर इशू नहीं हुए होंगे, अब क्या लिखा है इसने, शेयर वारंट इज ए फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच गिव्स ए होल्डर द राइट टू एक्वायर इक्विटी शेयर। आप आगे ले सकते हो, अभी मिले नहीं आपको, मिलेंगे। ए डिस्क्लोजर ऑफ द मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट, तो आपकी जो मनी आपका रिसीव हो चुका है कंपनी के पास,
उसका डिस्क्लोजर दिया उन्होंने आपको एक दस्तावेज के अंदर, दैट इज़ नॉन एज शेयर वारंट। तो आपका शेयर वारंट है, इवैल्यूएशन पार्ट में ये पेपर में नहीं आएगा बेटा, जैसे समझाने के लिए। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, इसमें क्या है, कंपनी हैज़ इशू शेयर्स बट डेट ऑफ अलॉटमेंट falls under the balance sheet date. Such application money pending allotment shall shown in the following manner. देखिए जैसे कंपनी ने शेयर इशू करने के लिए आपने एप्लीकेशन अप्लाई कर दी कंपनी को कि हमें शेयर अलॉट किए जाएँ, बट आपने 100 शेयर के लिए अप्लाई किया, 100 रुपये का एक है, तो 10,000 रुपये कंपनी को आपने ड्राफ्ट भेज दिया, बट ड्यू टू सर्टन रीज़न कंपनी आपको शेयर अलॉट नहीं कर पाई और ऊपर से क्लोज़र आ गया कंपनी का, तो क्लोज़र होने की वजह से कंपनी ने आपको शेयर कैपिटल में नहीं ना शो करके आपको कंपनी अलग से शो करेगी शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, तो आपको अलग से शो करेगी शेयर एप्लीकेशन मनी नॉट एक्सीडिंग द इशू कैपिटल एंड टू एक्सटेंड नॉट रिफंडेबल इज़ टू बी डिस्क्लोज अंडर दिस लाइन। ये ध्यान रखना, ये नॉन रिफंडेबल है, फिर ही शो करोगे इसके अंदर। एंड शेयर एप्लीकेशन मनी एक्सटेंड रिफंडेबल और वेयर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नॉट येट सच अमाउंट शैल बी शोन सेपरेटली अंडर द अदर करंट लायबिलिटी। और अगर कंपनी ने पैसे वापस करने हैं, आपको कंपनी अपनी मिनी सब्सक्रिप्शन पूरा नहीं कर पा रही, तो उसको कंपनी यहाँ पे शो नहीं करेगी, फिर उसको अदर करंट लायबिलिटी के अंदर शो करेगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एमसीक्यूज वहाँ पे आपका बन जाता है बेटा, यहाँ पे एक एमसीक्यूज राइज हो जाता है कि कंपनी कहाँ शो करेगी उसको। तो नेक्स्ट पॉइंट अपने पास नॉन करंट लायबिलिटीज़, 2 हेड हो गए अपने बेटा, तीसरा हेड अपना शुरू हो रहा है नॉन करंट लायबिलिटी। तो नॉन करंट लायबिलिटी इज ए लायबिलिटी विच इज़ नॉट क्लासिफाइड एज करंट लायबिलिटी। मैंने आपको पहले बताया कि करंट लायबिलिटी को छोड़ के बाकी सारे क्या हैं, नॉन करंट लायबिलिटी। अब आवाज़ आता है कि सर करंट लायबिलिटीज़ कौन सी हैं, तो करंट लायबिलिटी एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड इन द कंपनी इज द नॉर्मल ऑपरेटिंग साइकिल। अगर आप कंपनी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर पूरा कर लेती है अपनी, ठीक है, ऑपरेटिंग साइकिल क्या है, टाइम है बिटवीन द एक्विजिशन ऑफ एसेट फॉर द पोसेशन एंड देयर रियलाइजेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। अब मान लीजिए कैश को वापस कैश में कन्वर्ट होने में जितना पीरियड लगता है, दैट इज द ऑपरेटिंग साइकिल, ठीक है। वेरी फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू डेज, वेयर द ऑपरेटिंग साइकिल कैन नॉट बी आइडेंटिफाइड इट कैन रिज्यूम टू वे ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स। फिर पुराना +1 का कॉन्सेप्ट लग जाएगा, 12 महीने का कॉन्सेप्ट लग जाएगा। पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया बेटा। दूसरा पॉइंट है आपका ट्रेड पर्पज से अगर आपने रखी है उसको, बीइंग हेल्ड फॉर द बिजनेस ट्रेड पर्पज, दैट इज ऑल्सो द करंट लायबिलिटी। इट इज़ ड्यू सेटल विद इन 12 मंथ्स, तो भी करंट लायबिलिटी है रिपोर्टिंग डेट से। द कंपनी डज नॉट हैव एन अनकंडीशनल राइट्स टू ऑफर सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर एटलीस्ट 12 मंथ आफ्टर द रिपोर्टिंग डेट। अब कंपनी के पास कोई कंडीशनल राइट्स नहीं है कि उसको बाद में पेमेंट करेगी, विद इन द 12 मंथ दे आर गोइंग टू पे, सो उसके लिए भी आपके करंट लायबिलिटी पॉइंट से राइज हो जाएगा बेटा। एंड द लायबिलिटी विच आर नॉट डिस्क्लोज्ड एज करंट शैल बी क्लासिफाइड एज नॉन करंट, बाकी सभी को नॉन करंट लायबिलिटी माना जाएगा। जैसे कि इसके 4 हेड्स मैंने आपको फॉर्मूला बताया था 43044, तो इसके 4 सब हेड्स हैं। पहला हेड है लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जैसे डिबेंचर्स, बैंक लोन। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज़ क्या होते हैं उसके ऊपर पूरा बात करेंगे, क्योंकि इसमें डेफर्ड टैक्स एसेट्स भी क्या होती हैं, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी भी क्या होती हैं, आगे जाके इसके ऊपर बात करेंगे। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जैसे ट्रेड पेबल्स ऑन अकाउंट ऑफ द परचेज ऑफ द फिक्स एसेट्स, जो आपने बाद में पेमेंट करनी है 2 साल बाद, साल बाद। इंटरेस्ट एक्रूड देयर ऑन प्रोविजनल फंड प्रोविडेंट फंड कॉन्ट्रीब्यूशन या प्रोविजनल फंड कॉन्ट्रीब्यूशन जो है आपके लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से बाद में पेमेंट होएगी जिनकी। लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, ऑल प्रोविजन ऑफ विच द रिलेटेड क्लेम्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेटल्ड बियॉन्ड 12 मंथ्स। जैसे कि इन्होंने लिखा प्रोविजन फॉर एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स, प्रोविजन फॉर वारंटीज़। अब बेटा ये क्यों 2 एग्जाम्पल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पेपर में आ जाते हैं कि आइडेंटिफाई करो कि इसका मेजर हेड क्या है। जैसे मान लो सिंपल क्वेश्चन में आ गया कि आप बताइए कि इंटरेस्ट एक्रूड कहाँ शो करोगे, ऑन द लायबिलिटी पेमेंट। तो बेटा ये आपको याद करना है कि नॉन करंट लायबिलिटी का अदर हेड आएगा अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, तो ये तो आपको याद कर लेना बेटा। फिर आता है करंट लायबिलिटी क्या है। करंट लायबिलिटी अभी आपको बताया करंट लायबिलिटी कौन कौन सी ऊपर डेफिनेशंस पढ़ी बेटा पापा, जिसके अंदर आप पहली पढ़ी थी ऑपरेटिंग साइकिल की, दूसरी पढ़ी थी ट्रेड पेबल्स की, तीसरी पढ़ी थी 12 मंथ सेटलमेंट ड्यूरिंग द रिपोर्टिंग डेट, एंड चौथी पढ़ी थी आप अनकंडीशनल राइट्स टू बी सेट ऑफरिंग सेटलमेंट ऑफ द लायबिलिटी फॉर द पीरियड एटलीस्ट 12 मंथ्स के अंदर उसकी सेटलमेंट हो जाएगी। अब बात आती है बेटा कि करंट लायबिलिटी क्या है, करंट लायबिलिटी क्या, ये तो हो गया। बात आती है कि इसमें पॉइंट्स कौन कौन से हैं। अब पहला पॉइंट है जिसमें सबसे पहला आता है शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में जो आप लोन लेते हो डिमांड
फ्रॉम द बैंक्स, अदर पार्टीज, डिपॉजिट्स, लोन्स एंड एडवांसेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज, जो कि 12 महीने के अंदर अंदर आपने सेटलमेंट करनी होती है, कहते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। ट्रेड पेबल्स, जो आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से उधार कर लेते हो, उधार माल खरीदते हो, ट्रेड पेबल्स हो गया। क्रेडिटर्स, बिल पेबल हो गया बेटा। अदर करंट लाइबिलिटीज़, आपकी अनपेड डिविडेंड, जो आपने डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर कर दिया पर अभी पे नहीं किया। इंटरेस्ट उसके ऊपर ड्यू हो चुका है पर अभी पे नहीं किया, अभी ड्यू नहीं हुआ। नॉट ड्यू ऑन बोरिंग्स। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। ये पॉइंट याद रखना बेटा, मोस्टली बच्चे गलती करते हैं कॉल्स इन एडवांस के अंदर। कॉल्स इन एडवांस बेटा, कॉल्स इन एरियर जो है वो आप शो करते हो शेयर कैपिटल के अंदर। कॉल्स इन एडवांस आता है करंट लाइबिलिटी के अंदर, अदर करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर। इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इनके ऊपर अगर कोई ब्याज ड्यू हो गया तो वो भी आपने अलग से शो करना है बेटा इसके अंदर। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, शॉर्ट टर्म प्रोविजन ऊपर कौन सी की थी अपन, लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में क्या देखे थे, 2 पॉइंट देखे थे, वारंटी एंड, एक तो वारंटी वर्ड था और दूसरा वर्ड क्या था, बेनिफिट्स, एम्प्लॉयज़ बेनिफिट्स। और लॉन्ग टर्म प्रोविजंस के अंदर ये ध्यान रखना, दोनों में फ़र्क है बेटा, ठीक है, दोनों में ही क्या है फ़र्क है। ये यहाँ पे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, जो अपने +1 में प्रॉफिट लॉस अकाउंट में शो किया। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, ये वर्ड याद रखो बेटा, ये पेपर में आ जाता है। प्रपोज्ड डिविडेंड कहाँ शो करना है, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंदर शो करना है बेटा, क्योंकि उसी साल आप उसको क्रिएट करते हैं, ठीक है। प्रपोज्ड है अभी, प्रपोज डिविडेंड मतलब उसी साल अभी प्रपोज में रखा गया उसको, अभी पेमेंट के लिए ड्यू नहीं है। अगर फाइनल पेमेंट के लिए ड्यू होता है तो इंटरनल फाइनल डिविडेंड उसका ड्यू बन जाता है। आइटम्स अपेयरिंग ऑन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट, पहले ये बेटा लाइबिलिटी साइड होगी है, इसके ऊपर हम बात करते हैं, फिर बाद में एसेट साइड पे आएंगे। अभी एक आधा क्वेश्चन देखते हैं उसके ऊपर, फिर अपन इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। अब जैसे मेजर है ये, लिस्ट द मेजर हेड्स अंडर द विच द इक्विटी एंड लाइबिलिटीज आर प्रिस्क्राइब्ड इन द बैलेंस शीट ऑफ द कंपनी एज पर द शेड्यूल 6 पार्ट 1 ऑफ द कंपनी एट 1956। बेटा अब ये चेंज हो चुका है, अब जो आया है बेटा अब अपने पास कौन सा आ गया, कंपनी एक्ट शेड्यूल 3। अब ये थोड़ा सा पुराना है, शेड्यूल 3 आ गया बेटा, और कंपनी एक्ट कौन सा आ गया बेटा, 2013, ठीक है बेटा। The major heads under this which the equity liabilities are prescribed in the balance sheet of the company as per the scheme. जैसे शेयर होल्डर्स फंड, शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लाइबिलिटी एंड करंट लाइबिलिटी। उसके बाद उन्होंने पूछा है एसेट के कौन से, नॉन करंट एसेट्स, करंट एसेट्स। ये एसेट साइड के क्वेश्चंस आ गए, पहले उसको कंप्लीट करेंगे फिर बाद में बताएंगे। अभी एक बार ऐसे लाइबिलिटी साइड को बेटा आप लोग याद करिए, फिर मैं आपको थोड़ी देर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड के बारे में बताऊंगा बेटा। पार्ट 1 अपना कंप्लीट हो गया, इसके बाद अपनी नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में एसेट साइड के बारे में बात करेंगे।